हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर क्लास 10 विषय सामाजिक का मॉडल पेपर नंबर 4 इसको हल करेंगे। इसकी समयावधि है 2 घंटे और 45 मिनट है। इसका पूर्णांक है वो आपके 80 नंबर का रहेगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या है वो कुल प्रश्नों की संख्या आपके 23 प्रश्नों की संख्या है वो कुल 4 प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, इस मॉडल पेपर के अंदर 4 प्रकार के आपके खंड दे रखे हैं, अ ब स और द। सबसे पहला खंड दे रखा अ है वो आपके 30 नंबर का है और ब है वो आपके 26 नंबर का है और पीछे वाले दो है वो 12-12 नंबर के हैं। सबसे महत्वपूर्ण खंड कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो आपके अ है। यदि आप हमारे वीडियो पर नए नए हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में करके जरूर बताइए। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, उस लिंक पे आप क्लिक करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परीक्षार्थियों को निर्देश दे रखे हैं। निर्देशों को बिना पढ़े अपन खंड अ से शुरुआत कर देते हैं। खंड अ के अंदर आपके प्रश्न दे रखे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न में पहले प्रश्न में आपके 12 प्रश्न है। पहले प्रश्न के 12 भाग है। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, कलकत्ता में, मद्रास में या मुंबई में हुआ था? तो जो कांग्रेस का सितंबर 1920 का अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था? आप सभी को पता होगा, ये कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1920 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक धार्मिक, एक आर्थिक आंदोलन है, एक सामाजिक आंदोलन है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, जो रूमानीवाद है वह एक क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है, यानी इसका अ है वो राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया था? अ में 1942 में, 1945 में, स है 1955 में या 1947 में? तो इस जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था उन्होंने जो कार्य करना प्रारंभ किया था सन 1947 से प्रारंभ कर दिया था। चौथा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीकरण है, नवीनीकरण है, मानवीय या विकसित है? तो प्राकृतिक गैस है वह है एक अनवीनीकरण योग्य है। पांचवा है, उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होने वाली मृदा कैसी होगी? पीली मृदा होगी, लाल होगी, काली होगी या लेटेराइट मृदा होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती, तो इसका ऑप्शन है वो आपके द है वो राइट आंसर है। छठा प्रश्न है, प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजाति का उदाहरण कौन सा है? काला हिरण है, नीली भेड़, अंडमानी चील या एशियाई हाथी? तो सबसे ज्यादा जो संकटग्रस्त प्रजाति है वर्तमान में वह है आपके काला हिरण, यानी अ है उसका राइट आंसर है। सातवां है, निम्न में से किस देश की सरकार सामूहिक सरकार का एक उदाहरण है? चीन, इंग्लैंड, भारत या बेल्जियम? तो इसका राइट आंसर क्या है? बेल्जियम, यानी द है इसका राइट आंसर है, बेल्जियम। आठवां प्रश्न, किस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची पर, संघ सूची पर, राज्य सूची पर, इनमें से कोई नहीं? तो दोनों सरकारें बना सकती है वह समवर्ती सूची कहलाती है। नवा है, निम्न में से किस राजनेता का मत था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों को निर्देशित होनी चाहिए? राजीव गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर क्या था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का यह मत था। 10वां प्रश्न है हमारा, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? साक्षरता दर कहलाएगा, विकास कहलाएगा, राष्ट्रीय आम कहलाएगा या राष्ट्र या मानव विकास कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता दर कहलाएगा, सही है इसमें। 11वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र कौन सा है जो किसी वस्तु उत्पादन नहीं करता है बल्कि सेवाओं का सर्जन करता है? वस्तु का तो उत्पादन नहीं करता लेकिन सेवाओं का सर्जन करता है, वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा, द्वितीय कहलाएगा, चतुर्थ क्षेत्र कहलाएगा या तृतीय क्षेत्र कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? यह तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 12वां, वस्तुओं और सेवा कर का विश्व स्तर पर उत्पादन करने के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से संगठित हुई है। किस कारण से संगठित हुई है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संगठित हुई है, विदेशी व्यापार द्वारा या विश्व
विश्व व्यापार संगठन द्वारा या वैश्वीकरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण के द्वारा जटिल होगी प्रक्रिया। उसके बाद में प्रश्न दूसरा है, और प्रश्न दूसरे के अंदर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखा है, युद्ध तथा पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रबंध करने के लिए रिक्त स्थान का गठन करना चाहिए। किसका गठन करना चाहिए? दूसरा है, हिमालय क्षेत्र का रिक्त स्थान कई क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने के लिए फल सफल रहा है। कौन सा आंदोलन सफल रहा है? तो चिपकू आंदोलन सफल रहा होगा। तीसरा है, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार और अवसरों के कारण रिक्त स्थान हुए हैं। क्या हुए? एकता हुई है। रिक्त स्थान विकास के मापदंड के स्वरूप में आया है क्या? और पांचवा है, सकल घरेलू उत्पाद विश्व की विशालता का प्रदर्शन करता है। और छठा है, सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को क्या कहते हैं? ये है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या उत्तर है एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। पहला प्रश्न दे रखा है तीसरे का, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर सुनिए आप। ये क्या था? ये एक वृक्षारोपण श्रमिकों के बीच कानून का एक संयोजन था। बागान कार्यकर्ताओं को बिना किसी अनुमति से अपने चाय के बागानों को छोड़ना मना किया गया था। इस कानून के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत था। इसे इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कहा गया। कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ ब्रिटिश से संबंधित है, जिसका मतलब वो ये था कि यह था कि उस समय ब्रिटिश से आया था बाहरी आयात, जिसे मक्के के आयात पर प्रतिबंध की प्रतिबंध पर लगाम लगाया था, जिस कारण ये लॉ कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। फिर ये कथन किसका है कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। ये किसने कहा गया था? तो ये कहा गया है आपके गार्टफील्ड ने कहा है। ये कथन इसका है, गार्टफील्ड का है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वह है भारत में पड़ता है। और भारत के कौन से राज्य में? तो मेघालय राज्य में। और मेघालय राज्य का कौन सा स्थान पूछा है? तो यहाँ पर स्थान है आपके मासिनराम में। वो विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात यहाँ पर होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है पांचवा, इंडोनेशिया में कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इंडोनेशिया में जो कृषि होती है इस प्रकार की, उसको बोलते हैं लदांग कहते हैं। लदांग के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है किसी एक रेशेदार फसल का नाम बताइए। रेशेदार फसल कौन सी है? तो रेशेदार फसल हो जाएगी आपके जूट होती है रेशेदार, कपास होती है रेशेदार फसल। अगला प्रश्न है हमारा छठा, हो गया सातवां प्रश्न देखिए, बहुसंख्यावाद कायम रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम का उल्लेख कीजिए। तो ये श्रीलंका ने इस प्रकार का कदम उठाया था 1956 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र, जिसमें तमिल को दरकिनार करते हुए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया था। तमिल भाषा को एक किनारे रखते हुए सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया था। ये कदम किसने उठाया था? ये श्रीलंका ने उठाया था, 1956 में उठाया था। अगला प्रश्न हमारा है आठवां, वयस्क मताधिकार से क्या समझते हैं? वयस्क मताधिकार बिना किसी का भेदभाव करते हुए सभी को वयस्कों को समान मत का अधिकार देना वयस्क मताधिकार कहलाता है। नवा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन कब वह राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है? तो कई बार राजनीतिक विभाजनों में काफ़ी उथल पुथल होती है कि जब राजनीतिक होड़ अपने फायदे देखती हैं, लोकतंत्र को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रतिदिन के प्रभाव के कारण फूट डाल सकती है, जिस कारण ये राजनीतिक पार्टियों में अदला बदली हो जाती है। 10वां प्रश्न है, संसाधन संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो संसाधन संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि संसाधन को संरक्षण अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि बिना संसाधन के विकास संभव नहीं होता है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपयोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां है, रोजगार वृद्धि का कोई उदाहरण। रोजगार वृद्धि का उदाहरण हो जाएगा लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होना इस कार्य में।
12वां है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या होगा। विश्व व्यापार संगठन अपने समुदाय राष्ट्रों के बीच व्यापार तथा इससे संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों तथा प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने का प्रमुख कार्य करती है। फिर आता है खंड ब, और खंड ब में है आपके प्रश्न है वो है लघुरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है असेंबली लाइन क्या होती है। 5वां फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 6वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई। 7वां प्रश्न है संसाधन संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य। 8वां है लुप्त प्रजातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न है। 10वां है शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है, स्पष्ट कीजिए। 11वां है शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या थी। 12वां है किस प्रकार सामाजिक स्तरों अंतरों में लोकतांत्रिक सुदृढ़ होता है, व्याख्या कीजिए। 13वां है आर्थिक विकास में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या भूमिका रही है। 14वां है आपके विचार में सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है, कोई 2 बिंदु लिखिए। 15वां है बैंक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। 16वां है वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका किन्हीं 2 आधारों पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में खंड स, और खंड स है वो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 17 से 20 तक और शब्द सीमाएं 100 तक। पहला 17वां प्रश्न दिए गए हैं रेलवे लाइन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 18वां है बहुउद्देशीय परियोजना में तथा बड़े बांधों में सामाजिक आंदोलनों को कैसे जन्म लिया, इसी के अथवा हम दे रखा है जल वर्षा जल संरक्षण की विधि को समझाइए। 19वां है धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी क्या विचार थे, इसी के अथवा है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के कोई 3 प्रभाव डाली। 20वां है भारत में करेंसी नोटों का जारी कौन करता है और बैंक के कोई 3 कार्य लिखिए। अथवा में है अगला है उदाहरण सहित समझाइए कि किस प्रकार के बैंक ऋण उत्पादन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। और फिर होता है हमारा खंड द शुरू। खंड द में है आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न और वो भी 250 शब्दों में लिखना है। 21 से हैं आपके 22। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय कैसे लिया, स्पष्ट कीजिए। 21वां प्रश्न है इसी के अथवा देगा स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद को साकार करने में लोक कथाओं लोकगीतों और चित्रों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 22वां प्रश्न नेपाल में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्तर किस प्रकार हुई वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा दे रखा है पीने के पानी के निजीकरण के खिलाफ चले बोलविसिया के आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट प्रश्न 23वां और 23वां प्रश्न है आपके मानचित्र का। 23वां प्रश्न दे रखा है मानचित्र का। मानचित्र में दर्शाने हैं निम्न स्थानों को। मानचित्र भारत के मानचित्र में कोबरा है, रानीगंज है, बेलाडीला, शिमोगा और इसके अथवा में है आपके बोरोनी, नारोरा, जैसलमेर और सेमल। ये है नक्शा भारत का। इस नक्शे के अंदर इन स्थानों को अंकित करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।